हरिओम। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। गत कक्षा में हमने प्रारंभिक कथन कक्षा 7 एनसीईआरटी हमारे अतीत के अंतर्गत पाठ 1 में हजार वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की जांच या पड़ताल नामक पाठ का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम अध्याय 2 हमारा अतीत पुस्तक के अंतर्गत राजा और उनके राज्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों एवं वशिष्ठजनों, सभी का सादर अभिनंदन एवं स्वागत। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है, जिन्होंने 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने यहाँ पर प्रमुख शासन किए। इसके अंतर्गत आपके सायस, कश्मीर, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, अनरटा, इंद्रप्रस्थ, चाहमान, तिब्बत, कामरूप, पहाड़, नेपाल, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र, परमार, राष्ट्रकूट, उत्कल, गंगा, कलिंग, पूर्वी चालुक्य, चोल, चेर एवं पांडु। दक्षिण भारत में यह चोल, चेर एवं पांड्यन है। इधर आपके पूर्व में कामरूप, पहाड़पुर एवं पाल। इसी दक्षिण एवं पूर्व के मध्य में उत्कल, कलिंग एवं पूर्वी चालुक्य। इधर पश्चिम में अनर्टा, मंसूर के अरब, मुल्तान के अरब, और इधर आपके उत्तर में कश्मीर, सायस, इंद्रप्रस्थ, चाहमान। यहाँ प्रमुख स्थान पर यह कन्नौज मुख्यतः जो आपके दक्षिण एवं पूर्व के उत्तर एवं पूर्व के मध्य में है। यहाँ पर उन्होंने अपने शासन को पूर्णतः बल से शासन किया। आइए अध्ययन करते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे पूरे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में उपस्थिति लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन कहाँ है? दक्कन में राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट कहाँ है? देख सकते हैं आप यहाँ पर। राष्ट्रकूट यहाँ मध्य में दिया हुआ है। राष्ट्रकूट देख पा रहे हैं आप? तो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। कर्नाटक में जो है चालुक्य राजा इनके अधीन थे वो। उसके पश्चात 8वीं सदी के मध्य में एक चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थात सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह स्वीकार किया जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में पुनः क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यदि हम
उदाहरण के लिए बताएं तो कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित। कर्नाटक में किसने किया? कर्नाटक में आपने किया मयूर शर्मण ने, कदम्ब मयूर शर्मण ने, एवं राजस्थान में किया हरिचंद्र ब्राह्मण ने। ठीक है। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने तो महाराजाधिराज राजाओं के राजा भी, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादों उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको हमेशा अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया गया बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व जो था और व्यापारियों से भी लिया जाता था। देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है एक एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुषसिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। कहाँ की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। आइए 400 कर के ऊपर हम बात करते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। कहाँ पर है? तमिलनाडु के चोल वंश में। तमिलनाडु में चोल वंश, ये देखिए ये चोल वंश है तमिलनाडु। ठीक है। इसमें 400 से भी अधिक सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूस्व राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो प्रायः प्रशासन में मदद करते थे। लेकिन नागभट्ट की उपलब्धियां जो मध्य प्रदेश के थे, कई शासकों ने तो प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धि का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव सिद्ध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। उनके जो राजा थे उनकी आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक युद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग माने बंगाल का हिस्सा, अनर्त माने गुजरात का हिस्सा, मालवा माने मध्य प्रदेश का हिस्सा और किरात माने बनवासी, तुरुष्क माने तुर्क का हिस्सा, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र के पत्रों पर अभिलिखित होते थे, भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिनमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज।
आइए, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बना करके, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ है, कुएं हैं, खुली जगह है, चरागाह है, एक गांव है, बौबी है, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं, जलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है, वह इससे इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बनने ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण होता रहे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी उस ग्रंथ का नाम था। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहलों के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। कौन है? कल्हण। कल्हण का ग्रंथ कौन सा है जिन्होंने इसमें लिखा वृत्तांत? उसका नाम है राजतरंगिणी, जो कश्मीर के थे। त्रिपक्षीय संघर्ष। आइए, आपने यह ध्यान दिया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण भी करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन लड़ते रहे? तो कन्नौज का नगर को लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, उनका गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के माध्यम से। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा है एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर के उपमहाद्वीप पर 17 बार, मतलब 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। किसने किया था? अफगानिस्तान का गजनी महमूद। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वह दिल्ली और अजमेर के पास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व के अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गणवाहों ने टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1168 से लेकर 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नजदीक से एक नजर देखिए, चोला राज्य क्या है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार की विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हटाकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनाया। निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। देखिए, चोल राज्य और उनके पड़ोसी। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया।
दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल का शासक माना जाता था, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। किसने जल सेना बनाई थी? तो राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इसके पहले राजा कौन थे? राजराज प्रथम। ठीक है, उसके जो पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम, उन्होंने कहाँ कहाँ? गंगा घाटी, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के ऊपर हमला किया और उन्होंने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। देख रहे हैं आप मंदिर कितना अद्भुत है, कितना भव्य बनाया गया है। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची थे, मेहतर थे, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। देख रहे हैं आप गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, उस पर आप यदि ध्यान देंगे तो बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है, इन्हें भी आप देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है, एकदम भव्य है। एक बार अवश्य आप लोग दर्शन करें इनका। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट गई जाती है। ये शाखाएं बार बार अपने उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अगर आप एक चोल कांस्य प्रतिमाएं हैं, इतनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, पर आप ध्यान दीजिए इतने सुंदर तरीके से बनाया गया इनको। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत पड़ती थी, ऐसे श्रम और संसाधनों का व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों के साथ साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी रुचि दिखलाई। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इन पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु या बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। आइए देखते भूमि के प्रकार क्या हैं। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्य ने वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वेल्य ने गवाई।
ब्रह्मदेय या ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते हैं। शाला भोग कृषि विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई शाला भोग है। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान या तिरुनमट्टकन्नी या पल्लीचंदम। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि पल्लीचंदम। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ब्रह्मदेय माने क्या होता है? हमने ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशल पूर्वक काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बार टिकट निकालने के लिए कहा जाता। देखिए अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसी होती है हमने पहले पढ़ा, आइए जानते हैं। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना अत्यंत कठिन है कि साधारण मुद्दों पर मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण लिया गया है कि अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी जहाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह पुलाया जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते। लोगों का ये छोटा सा पुरवा था जिसमें ओझे कृष्ण के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों से छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए चल रहे थे। मारुदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौक पटने से पहले पुलेयार में पुलाया का बहुवचन है पुलेयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। समझ रहे हैं? इस प्रकार से आप जान सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं आप। गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र कहाँ का था, राष्ट्रकूट कहाँ का है, पाल कहाँ के थे और चोल कहाँ के। तो गुर्जर हो जाएगा आपका, गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा आप गुजरात और राजस्थान का। ठीक है, चोल हो जाएगा आपका तमिलनाडु का, पाल हो जाएगा आपका पश्चिम दक्कन का, पाल हो जाएगा आपका बंगाल का और राष्ट्रकूट हो जाएगा आपका पश्चिम दक्कन। इस प्रकार से तीन पक्ष में कौन से 3 पक्ष थे? चोल साम्राज्य में सभा की किस समिति का सदस्य के लिए आवश्यक शर्तें या क्या थी? चाहे मानव नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नागरिक कौन से थे? इन सभी के प्रश्नों का उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं।
इस प्रकार से यह बीज शब्द है कुछ सामंत, मंदिर, नाडु और सभा। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको यह विषय समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले विषय के साथ, अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।